सुनो, आज का टॉपिक है अपना राजस्थान विधानसभा। अब तक हमने दो टॉपिक देख लिए, कौन से? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तीसरा जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है राजस्थान विधानसभा। विधान मंडल नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विधानसभा लिखा हुआ है। विधान मंडल लिखा होता तो हमें विधान परिषद भी साथ में पढ़ना पड़ता, लेकिन क्या लिखा हुआ है? विधानसभा। तो हम केवल क्या पढ़ेंगे? विधानसभा। और वो भी आज तो हम काफ़ी देखने की कोशिश करेंगे संवैधानिक प्रावधान जो विधानसभा से संबंधित है वो, और फिर बाद में देखेंगे राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें, जैसे अभी 16वीं जो विधानसभा है, पहले से लगाकर 16वीं में कौन कौन पदाधिकारी रहे, कौन अध्यक्ष रहे, कौन उपाध्यक्ष रहे, कौन विपक्ष में नेता रहे, कौन उस दौरान मुख्यमंत्री रहे, कौन प्रोटेम स्पीकर रहे, सारे कुछ हम देखेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है? आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा भवन के आगे सड़क? अब राजपथ तो समझ में आता है, MI रोड तो नहीं समझ में आता। हाँ, अब आपको पता है तो मेरी परीक्षा ले रहे हो। हाँ, क्या हुआ? अरे तो रोड का अभी शुरू तो संवैधानिक प्रावधान कर रहा हूँ, रोड का कहाँ से पता करूँ मैं इसमें? है? चलो, उससे पहले जो दो टॉपिक हुए हैं उनमें से 2-3 मिनट में 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ पीछे के। कुलाधिपति तो है राज्यपाल खुद, उनका नाम कुल गुरु है। जो कुलपति है ना, कुलपति जो होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वो क्या है? कुल गुरु है। कुलाधिपति तो खुद कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य की सभी केंद्रीय, सभी राजकीय विश्वविद्यालय, उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और वहाँ पर कुलपति, जिसको कुल गुरु बोला जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब बताओ, मुख्यमंत्रियों में या उप मुख्यमंत्रियों में बता दो ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए। ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कौन? बोलो। हरिदेव जोशी उप मुख्यमंत्री थे। बाबड़ा, पूरा नाम? हरिशंकर बाबड़ा। राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री जो त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। सारे सवाल उप मुख्यमंत्रियों से ही ले रहा हूं आज। कमला बेनीवाल। राजस्थान की दूसरी उप मुख्यमंत्री महिला दिया कुमारी। तो पहली कौन? किसके कार्यकाल में? कब? तो सबसे कम कार्यकाल किसका? उपराज्यपाल के, अरे सॉरी, उप मुख्यमंत्री के रूप में कमला। सबसे अधिक कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में? बोलो बोलो। बनवारी लाल बैरवा बेचारे 2002 से 2003। एक ऐसे भी थे जो 93 से लगाकर 98 तक थे। 1993 से लगाकर 1998 तक थे। एक ऐसे भी उप मुख्यमंत्री थे, कौन थे? हरिशंकर बाबड़ा। तो हरिसिंह बाबड़ा के दो फैक्ट बताए थे ना मैंने। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन? हरिशंकर बाबड़ा। और विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए उप मुख्यमंत्री भी कौन? हरिशंकर बाबड़ा। पहले उप मुख्यमंत्री कौन? पहले
टीकाराम पालीवाल। और अंतिम प्रेमचंद बेरवाल। अच्छा, पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम पालीवाल। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, बरकतुल्ला खां। प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया? तो अशोक गहलोत जी ने विश्वास प्रस्ताव कितनी बार पेश किए? कितनी बार? अशोक गहलोत जी ने 2 बार। तो 3 बार किसने? भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत के खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव आया? आया था। कितनी बार? ठोको तुक्का, तुक्का ठोकता रहते। अविश्वास प्रस्ताव टोटल आए कितने? सर्वाधिक किसके? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर उसके बाद टीकाराम पालीवाल। कितने? कितने? अब आपका एक ही काम है, कल 10 मिनट ऐसे कैसे सारे सवाल पूछूंगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के, खास तौर से मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा पढ़ के आना, नहीं तो मारी नहीं आप फजीती थोड़ी भी बेड़ी हो रही है, ठीक है ना? थोड़ा तो पढ़ लिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो स्लाइड है जो पीडीएफ जो आ रही है टेलीग्राम में, वही सोते सोते 2 मिनट पढ़ लिया करो। यहाँ जैसे ही पढ़ रहे हो उसके बाद जाके कभी भी 5 मिनट पढ़ोगे तो वो वापस रिकॉल हो जाएगी, अपने माइंड में एक बार छप जाएगी। अब आप उसको खोलते तो हो नहीं, 1 सप्ताह बाद तो खोलोगे, फिर कैसे लिंक होगा? होता ही नहीं है। अब जो टॉपिक है वो है अपना राजस्थान विधानसभा। विधानसभा अंग होता है किसका? विधानमंडल का, इसलिए शुरुआत कर रहे हैं राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल जो है अनुच्छेद 168 से लगाकर 212, भाग कौन सा? 6। ये किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। शुरुआत में सबसे पहला ही आर्टिकल, पहला ही अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन, राज्यों में किसका गठन होना है? विधानमंडलों का। उसका जो क्लॉज फर्स्ट है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और 1 अथवा 2 सदनों से क्या होगा? मिलकर बनेगा। तो विधानमंडल, इसके यदि क्या पूछे? अंग। क्या पूछे? अंग। तो अंग है सबसे पहले राज्यपाल, फिर विधान सभा और विधान परिषद। ये 3 तो इसके क्या है? अंग है। तो जो राज्य विधानमंडल है वो 3 अंगों से मिलकर बनेगा। कितने अंगों से मिलकर? 3 अंगों से मिलकर बनेगा। उसमें एक तो कौन होगा? राज्यपाल, और कहीं पर 1 सदन हो सकता है तो कहीं पर 2 सदन हो सकते हैं। अब ये है 2 इसके क्या? सदन है। ये 2 क्या है? सदन है। 2 सदनीय जो विधानमंडल है वो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में जो विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल है। अब देखो, ये है एक कौन सा? और ये कौन सा हो जाएगा? पड़ोसी है कि नहीं है? तो यहां पर भी एक पड़ोसी है। कौन? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक। तो ये कौन सा है? ये कौन सा है?
महाराष्ट्र। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा है? तो सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, इधर आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, और ये महाराष्ट्र। दो दो के जोड़े में याद रह जाएंगे, ठीक है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर है द्विसदनीय विधानमंडल। तो राजस्थान में कैसा है? राजस्थान में कैसा होगा? एक सदनीय। राजस्थान में कैसा है? एक सदनीय। यहाँ पर राजस्थान में केवल कौन सा है? विधानसभा है। तो राजस्थान में जो विधानमंडल बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा? राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद विधानमंडल के दो क्या होते हैं? सदन। दो सदन जो होते हैं उनमें एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है उसको अपन बोलते हैं विधान परिषद, और निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं अपन विधान सभा। तो ये 168 कहता है कि राजस्थान मतलब राज्य में जो विधानमंडल होगा वो राज्यपाल और कहीं पर एक तो कहीं पर दो सदनों से मिलकर बनेगा। तो राजस्थान में विधानमंडल के कितने होंगे? दो होंगे। राजस्थान विधानमंडल है, ऑप्शन हो एक सदनीय, द्विसदनीय, बहुसदनीय, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? एक सदनीय है। वो भी कौन सा है? विधानसभा है। विधानसभा नहीं दे के ऑप्शन में दे दे यदि निम्न सदन, तो आंसर क्या होगा? निम्न सदन। अब निम्न सदन और विधानसभा दोनों हमेशा साथ साथ पढ़ने हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में विधानसभा नहीं देके वो साफ साफ क्या लिख देता है? निम्न सदन लिख देता है। जैसे विधान परिषद की कोई मान लो कि संख्या आ जाए, विधान परिषद सिलेबस में नहीं है लेकिन मान लो कि कई बार कोई जनरली यूँ पूछे और आपसे पूछे कि विधान परिषद में संख्या राजस्थान में हो तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए या किसी राज्य में कितनी होनी चाहिए, फिर आप कहोगे कि विधानसभा की 1/3, विधानसभा की 1/3। अब ऑप्शन में ढूंढोगे विधानसभा शब्द कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? निम्न सदन। जैसे कल अपन ने एक सवाल किया था, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता यदि, ऑप्शन मैंने दिए थे 4, भाग नहीं ले सकता। उसमें एक ऑप्शन था कि यदि वो उच्च सदन का क्या हो? सदस्य हो। अब उच्च सदन का सदस्य है मतलब किसका सदस्य है? वो विधान परिषद का सदस्य है, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, इन सभी के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये 6 राज्य याद हो जाएंगे द्विसदनीय विधानमंडल वाले। जोड़े में याद रखना, नक्शा भी याद रह जाएगा। नक्शा तो वैसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब देखो 170, 69 क्यों नहीं? 69 किससे संबंधित है? विधान परिषद के सृजन से संबंधित है और उत्साधन से संबंधित है। यानी उसका यदि गठन करना हो या उसको समाप्त करना हो तो वो अधिकार और शक्ति किसकी है? संसद की है। किसकी है? संसद की है। लेकिन हमारे सिलेबस में विधान परिषद है नहीं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? विधानसभा से संबंधित जो प्रावधान है वो सारे पढ़ रहे हैं। तो 70 जो है वो कह रहा है विधानसभाओं की संरचना। यानी संरचना का मतलब ऐसा नहीं कि विधान परिषद में कितने कोने होंगे या विधान परिषद में कौन से कोने में कितनी सीटें होगी, किस साइड कितनी सीटें होगी, वो नहीं। संरचना का मतलब यहाँ पर है कि विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में क्या होती है? विधानसभा जैसा है तो ये प्रत्येक राज्य में होती है।
प्रत्येक राज्य में होती है, वहां पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम यानी कि 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा में अधिकतम कितने? अधिकतम सदस्य बराबर 500 यानी 500 से ऊपर सदस्य संख्या नहीं होगी, और न्यूनतम यानी इससे कम भी नहीं होंगे। न्यूनतम कितनी है? 60। लेकिन ये जो 4 है, ये 4 क्या है? ये क्या है? अपवाद है। किस चीज का? इस चीज का। 60 से कम वाले का अपवाद है कि गोवा में कितनी है? 40 है। मिजोरम में कितनी है? 40 है। और सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30। अब देखो, सवाल यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 403। ठीक है। उसके बाद सबसे कम विधानसभा सदस्य वाला राज्य पूछे तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? सिक्किम आएगा। और वो कितना है? 32। सिक्किम कितनी है? 32। जोर किस पे है? राज्य पे। ये किया जाए कि सबसे कम विधानसभा सदस्य वाला केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक आ जाए राज्य, ऑब्लिक आ जाए राज्य। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पुदुचेरी। कितनी है? 30। कितनी है? 30। सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश 403, और सबसे कम पूछे राज्य में तो सिक्किम 32, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दोनों ऑब्लिक में हो, और ऑप्शन में पुदुचेरी भी हो सिक्किम भी हो, तो सही कौन सा होगा? पुदुचेरी होगा। सही कौन सा होगा? पुदुचेरी होगा। और केवल राज्य लिखा हुआ है, फिर भले ऑप्शन में पुदुचेरी है, तो भी आंसर आपका क्या होगा? सिक्किम होगा। पुदुचेरी आंसर कब होगा? समझ में आ गया? यदि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करें तो, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं करें तो पुदुचेरी इसमें उत्तर सही नहीं होगा। तो ये 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। क्या हुआ? अधिक मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की है 70, जम्मू कश्मीर कितनी है? कितनी देखूं? कंफर्म कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अभी इलेक्शन हुए शायद पहले ही। कश्मीर कहाँ रहा है? कुल सदस्य संख्या है ही नहीं। हाँ, कुल 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 कहाँ है? मिला किसी को? एक 114 है। 90 सीटें जम्मू कश्मीर की और 26 पीओके की। कन्फर्म नहीं हो, देख ले, जो कटी मिले तो डाटा मन मिले तो मैं बता दूँ है। अब ऑफिशियल वेबसाइट तो आएगी तब देखेंगे। देखो सुनो,
विधानसभा के लिए आवंटित सीटें 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद निर्धारित की जाएगी। यानी ये जो डाटा है अपने पास कौन सा 500, इस 500 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो 500 अधिकतम है वो कब तक की जनसंख्या के लिए है? 2026 तक के लिए इसको रोक दिया गया है। क्या हुआ था, ये जो जनगणना है, अभी जो ये सीटें हैं सारी की सारी ये सीटें हैं, ये सीटें हैं जनगणना 1971 के हिसाब से, 1971 के अनुसार है। 1900 तो अपवाद है ना, ये अपवाद। अब जनसंख्या ही कम है तो क्या करें, कितनी बढ़ाए वो, जनसंख्या ही इनकी क्या है कम है, तो बढ़ाकर 60 कितनी की लाएंगे, क्योंकि सब सिस्टम इस तरीके से किया हुआ है, सीटें इस तरीके से आवंटित की गई है कि प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या लगभग कितनी रहे, समान रहे, इसके हिसाब से। अब ये तो 4 क्या है, इसमें खुद में अपवाद है, जब इनकी जनसंख्या क्या है काफ़ी कम है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर ज़्यादा होती तो हो सकता है ये 60 के नज़दीक भी पहुँच जाते, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा ही कम है, इसलिए इनकी संख्या अब गैप कितना आ गया 40 और 60, 20 तो एकदम से बढ़ा नहीं सकते, फिर तो घर घर क्या हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। तो ये जो जनगणना, ये जो डाटा है आप अपने पास कि विधानसभा वाला उत्तर प्रदेश है कितनी है, राजस्थान में जैसे पढ़ेंगे 200 है, तो वो किसके हिसाब से है, जनगणना कौन सी है 1971 की है। अब 1971 की जनगणना के अनुसार ये जो संविधान संशोधन देख रहे हो कौन सा 84, ये संविधान संशोधन लाया गया 2001 में लाया गया। इससे पहले एक बार और संविधान संशोधन लाया गया था, कौन सा 42वां, कौन सा 42वां 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो संख्या थी वो एक तरीके से फिक्स कर ली, कब तक के लिए 25 साल आगे जोड़ दो, इसमें 76 में 25 साल जोड़ोगे कितना आएगा 2001, तो 25 सालों के लिए उस संख्या को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया कि भाई 1971 की जनगणना के अनुसार जितनी संख्या अभी है लोकसभा की और राज्यों में, ठीक है, तो वो संख्या क्या रहेगी स्थिर। उसके बाद यहाँ 84वां संविधान संशोधन है, ये जो संविधान संशोधन है ये लोकसभा के संदर्भ में है, 84वां संविधान संशोधन है, ये इसमें वापस कहा गया कि भाई जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 25 वर्षों के लिए स्थिर रखा गया था उसको हम वापस से 25 सालों के लिए और क्या कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। यानी कि अभी भी पढ़ेंगे तो जनगणना कौन सी आएगी 71 ही आएगी। इसमें लिखा है कि 1926 के बाद यदि कोई जनगणना होती है, तो अभी जैसे मान लो जनगणना अभी हो ही नहीं रही है, हुई है 21 में होनी चाहिए थी, नहीं हुई, अब 25 चल रहा है, अब मान लो इसके डाटा 26 आते हैं, 26 या 26 के बाद आते हैं नई जनगणना के, तो उसके बाद वापस से संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती है, लोकसभा की और विधानसभा की सीटें वापस से बढ़ाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभी जो जनगणना का आधार आएगा फिर वो कौन सा आएगा 2026 आएगा, अब 1971 नहीं आएगा। अभी आपसे पूछ ले कि जो जनगणना का आधार है यानी कि जो सीटें हैं विधानसभाओं में और लोकसभा में, उन सीटों का आधार कौन सी जनगणना है, तो 1971 की जनगणना है। अब राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी संरचना, राजस्थान की विधानसभा में सीटें कितनी हैं, सीटें कितनी हैं 200। अब 200 सीटें शुरुआत में नहीं थी, शुरुआत में जो पहली विधानसभा थी, पहली विधानसभा जो थी उसमें कितनी थी 160। फिर दूसरी विधानसभा, फैक्ट एकदम से याद करवा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद चौथी कौन सी, रुको तो सही, तो ऐसे क्या 16 के 16 थोड़ी लिखवाऊंगा, चौथी और ये वो विधानसभा है जिसके समय इनकी सीटें क्या हुई, बढ़ाई गई, इनकी सीटें क्या हुई, इंक्रीज हुई।
अब पहली से दूसरी में कितनी बढ़ेगी? 16 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 16 बढ़ेगी। तो 16 बढ़ा के कितनी हुई? तो ये लास्ट वाले ये जोड़ा भी क्या कहेगा? मुझ में भी कितनी बढ़ाओ? 16 बढ़ाओ। अभी हमें पता है कितनी है, तो यहां कितनी आएगी? 184। अब बोलोगे शुरुआत में कितनी? 160। अब कितनी? 200। तो 20 वाली अपने आप याद हो जाएगी। पहले भी कितनी बढ़ाएगी और लास्ट वाले जोड़े में भी कितनी बढ़ाएगी? 16 ही बढ़ाएगी। बस ये याद रखना कि भाई इनके बीच में 16 नहीं बढ़ाएगी। इनके बीच में कितनी बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? आधी। कितनी? आधी। यहां कितनी हो गई? 8। तो पहली विधानसभा में सीटें कितनी? 160। दूसरी विधानसभा में बढ़ाकर कितनी कर दी? 176। 2 दूनी 4। चौथी में कितनी कर दी? 184। और फिर 2 जोड़ो, छठी में कितनी कर दी? 200। ये 200 सीटों वाला वही छठी विधानसभा है जब पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? भैरू सिंह शेखावत। अब इसी संरचना में ये जो 200 है, इन 200 में राजस्थान की जो विधानसभा है उनमें आरक्षण भी दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जो है वो विधानसभाओं में आर्टिकल 332 के तहत दिया गया है। तो जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी है, ठीक है, उनकी सीटें हैं 34। कितनी है? और एसटी इनकी सीटें हैं 25। ठीक है। अनुसूचित जाति की कितनी? 34। और अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी की कितनी? 25 है। कहां पर? इन 200 में से। इन 200 में से आर्टिकल 332। अब लोकसभा में यदि पूछ ले कि लोकसभा में राजस्थान से सीटें कितनी हैं? कितनी हैं? 25 है। और इसी 25 का यदि आरक्षण के हिसाब से देखें तो एसटी की है और एससी की। ज़्यादा किसकी होगी? ज़्यादा किसकी? एससी की होनी है। तो एससी की है 4 और एसटी की है 3। ये 25 में से है और ये 200 में से है। अब यहाँ पर पहले विधानसभा में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 333 ये हुआ करता था विधानसभाओं में। विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, कैसा भारतीय? आंग्ल भारतीय का मनोनयन। क्या क्या होता था? मनोनयन होता था। और मनोनयन कौन करता है? विधानसभाओं में कौन करता था? ये मनोनयन होता था किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। कितना? एक। कितना? एक होता था। एक भी कब? जब उस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले तब। उस समुदाय का मतलब जैसे मान लो राजस्थान में आंग्ल भारतीय खूब सारे रहते हैं और इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई और वोटिंग में एक भी आंग्ल भारतीय जीत नहीं पाया। ऐसे में यदि वो जीत नहीं पाता है तो फिर ऐसे लोगों में से एक को वो क्या करेगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। कहां पर? विधानसभा में। कहां पर मनोनीत करेगा? विधानसभा में। तो ये एसटी एससी आरक्षण और आंग्ल भारतीय आरक्षण ये कंटिन्यू जब से संविधान लागू हुआ है तब से 10-10 सालों के लिए इनको बढ़ाया गया है। अब इनको तो बढ़ा दिया गया यानी 104वां संशोधन कब का है? 2020 का। 104वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत इनको 2030 तक बढ़ाया गया। यानी इनका एसटी एससी का जो आरक्षण है वो 2030 तक यानी 10 सालों के लिए इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन जो आंग्ल भारतीयों वाला है इसको 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया? रोक दिया है, हटाया नहीं है।
क्या कर दिया? रोक दिया है। हटाया या समाप्त किया शब्द आए तो वो क्या हो जा? गलत हो जाएगा। मतलब आर्टिकल को खत्म नहीं किया है, 333 आर्टिकल को खत्म नहीं किया है, उसमें से इस प्रावधान को केवल 10 सालों के लिए रोक दिया गया है कि भाई जो 10 साल के लिए हम बार बार बढ़ाया करते थे, इस बार हमने उसको नहीं बढ़ाया है, रोक दिया है। अब कल को मान लो कोई गवर्नमेंट आए, सही लगे उसको, तो वो वापस से उसको क्या कर सकती है? आगे कंटिन्यू। आंग्ल भारतीय वे लोग होते हैं जिनमें जो पिता है वो कैसी होनी चाहिए? विदेशी। पिता जो कैसा होना चाहिए? विदेशी का मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब ब्रिटेन का, ठीक है जो, हाँ। अब ब्रिटेन का नहीं कह के हम फ्रांस का भी कह सकते हैं, पुर्तगाल का भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और पुर्तगाल का भी भारत पर क्या रहा था? शासन रहा था। इसलिए हम जो है अंग्रेज शब्द इसमें शामिल कर लेते हैं और अंग्रेजों के तहत ये तीनों आ जाते हैं। इनकी जो संतानें हैं उनको आरक्षण क्यों दिया? अब ये तो यूं है कि उनकी संख्या भी क्या होने लगी थी? ज़्यादा। जैसे मान लो गोवा है, पुडुचेरी है, इनमें इनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है और ऐसे में ये इलेक्शन से नहीं जीत पाते हैं कभी कभार, तो लोकसभा में जो 2 का सिस्टम था, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था? 2 का। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का क्या होता था? मनोनयन होता था। वो कौन करता था? राष्ट्रपति। कौन करता था? राष्ट्रपति। तो उस प्रावधान को भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा रोक दिया गया और राज्यों में जो 1 आंग्ल भारतीय का मनोनयन हुआ करता था वो रोक दिया। राजस्थान में होता नहीं था। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आंग्ल भारतीय इतने थे नहीं। तो ये कंडीशन ऐसी है कि भाई यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो, अब समुदाय है ही नहीं, समुदाय के लोग भी इतने नहीं, आंग्ल भारतीय है ही नहीं, तो ऐसे में उनको 1 सीट देना भी यहाँ पर क्या लग रहा है? अनुचित है कि भाई 1 सीट क्यों दे जब वो है ही नहीं यहाँ पर राज्य में। जहाँ होते हैं और फिर इलेक्शन से जीत नहीं पाते, वहाँ पर राज्यपाल क्या किया करता था? इनका 1 सदस्य का मनोनयन किया करता था। तो लोकसभा में 25 है, उसमें से ST SC कितनी है? SC 4, ST 3। और राजस्थान में जो 200 है उनमें से SC कितनी? 34 और ST 25। आर्टिकल 332 आंग्ल भारतीय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 333 है। 104वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान कौन सा? एक एंग्लो इंडियन मनोनयन का रोक दिया गया है, समाप्त नहीं किया गया है, रोका गया है। रोकना और समाप्त करना दोनों अलग चीजें हैं। समाप्त का मतलब बिल्कुल सौकड़ी, आर्टिकल ही पूरा क्या कर दे? खत्म। और रोकना मतलब इस प्रावधान को आगे कंटिन्यू नहीं किया है, बस जो 10 साल बढ़ाया करते थे वो नहीं बढ़ाया है। अब आर्टिकल 172 विधानमंडलों की अवधि यानी कि कार्यकाल। अवधि मतलब कार्यकाल। तो विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब विधानसभा का जो कार्यकाल है वो प्रथम अधिवेशन से कितना होता है? 5 वर्ष का। प्रथम अधिवेशन से कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, बढ़ाया जा सकता है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है। के समय संसद द्वारा कौन करेगी? यदि राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाना है, 5 से 6 साल करना है, तो वो राजस्थान की विधानसभा नहीं करेगी, राज्यपाल नहीं करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। वो भी विधि निर्माण, यानी कि उसके लिए एक विधि बनाएगी और विधि निर्माण करके विधानसभा का कार्यकाल एक बार घोषणा करने पर कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यह बढ़ाई गई अवधि आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक रह सकती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मानो कि आज जैसे तारीख 2020 की ले लेते हैं, कोई 25 अप्रैल 2020। स्थिति को मान लो किसी विधानसभा का क्या हो रहा था? उदाहरण ले रहा हूं। स्थिति को मान लो किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था और इस बीच यहां पर 20 मार्च 2020 को क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपात लगाया गया।
अब राष्ट्रीय आपात जैसे ही लगाया गया, यहां से संसद क्या बनाएगी? संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। और उस संसद विधि बनाकर ये जो कार्यकाल यहां पर पूरा होने वाला था, ये कार्यकाल यहां पर पूरा होने वाला था, इसको 1 साल के लिए यानी प्लस क्या कर देगी? 1 वर्ष। तो कितना होगा ये? अगले 25 अप्रैल 2021 को अब इसका कार्यकाल क्या होगा? पूर्ण होगा। अब ये राष्ट्रीय आपात जो लगा था 20 मार्च 2020 को, इसको राष्ट्रपति ने मान लो कि 6 अगस्त 2020 को क्या कर दिया? खत्म कर दिया राष्ट्रपति ने। 6 अगस्त 2020 को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 6 अगस्त 2020 को जैसे ही खत्म किया तो अब यहां से क्या होगा? यहां से ये तारीख नहीं होगी, यहां से अब कितना गिना जाएगा? कौन सा टाइम? 6 महीने। तो यहां से वापस 6 महीने गिने जाएंगे, वो 6 महीने होंगे। तारीख तो 6, महीना कौन सा आएगा? 8 है, 8 के बाद 6 जोड़ो, 4 होते ही 12 और सीधा आएगा फरवरी। कौन सा आया? तो 6 अगस्त से 6 सितंबर 1, सितंबर से अक्टूबर 2, अक्टूबर से नवंबर 3, नवंबर से दिसंबर 4, दिसंबर से जनवरी 5 और जनवरी से फरवरी 6। 6 फरवरी 2021 को या इससे पहले पहले अब इसका क्या हो जाएगा? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 1 साल वाला और 6 महीने वाला समझ में आ गया? 1 साल कैसे हैं कि जैसे ही आपातकाल लग गया और मान लो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी कहा आपातकाल 2 साल रहे तो एक बार में कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अब जैसे ही आपातकाल अभी भी लगा हुआ है, मान लो लगा हुआ है, और ऐसे में विधानसभा का कार्यकाल और बढ़ाना है तो संसद एक बार और क्या लाएगी? विधि लाएगी, और 1 साल बढ़े हुए को 1 साल और बढ़ा देगी। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ही आपातकाल खत्म होता है उसके बाद अधिकतम वो कितनी रहेगी? 6 महीने रहेगी, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाई जाने पड़ेंगे। 6 महीने कब है? यदि मान लो उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो, कार्यकाल खत्म होने वाला था तो ऐसा नहीं है कि 71 में इलेक्शन हुए, जैसे मान लो 20 में इलेक्शन हुए और 20 में ही राष्ट्रपति शासन लग गया, अब कहोगे 1 साल बढ़ा दो, 1 साल क्या बढ़ाना है? उसके तो 5 साल वैसे के वैसे अभी पड़े हैं, तो उसमें फिर 1 साल और 6 महीने वाली गणित लागू नहीं होगी। ये कब होती है? जब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है और उसके कुछ ही महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो फिर उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो समाप्त होता है उससे फिर गणित कितनी शुरू होती है? 6 महीने वाली। क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी हुआ? एक बार हुआ। कौन सी विधानसभा? 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, बढ़ाया गया था। तो जो 5वीं विधानसभा है वो क्या हो जाएगी? सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा हो जाएगी। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी पूछे तो? 5वीं। मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री जी। 2 मुख्यमंत्री दिए थे 5वीं ने, पहले बरकतुल्ला खां और दूसरे हीरालाल शास्त्री। इसमें कोई दिक्कत है? कार्यकाल कितना? 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, और एक बार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। बढ़ाता कौन है? संसद बढ़ाती है। और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अधिकतम वो कितनी रहेगी? आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं या अर्हताएं।
ठीक है। जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या है, अर्हता है। तो राज्य विधानमंडल, ये जो आर्टिकल 173 है, इसमें दोनों की दे रखी है, विधान परिषद की भी दे रखी है और विधान सभा की भी दे रखी है। फर्क केवल एज में है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष उसने क्या लियो, शपथ। ये जो शपथ है, ये शपथ कहाँ है उल्लेख इसका, कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में उल्लेख दे रखा है। किसका, प्रारूप का, किसकी शपथ का, एमएलए यानी कि विधायक की। न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए कितनी है, 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए कितनी है। इसमें वैसे काम का है नहीं, लेकिन याद आ गया, लिख दो या लिख देना। भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान का प्रारूप, जो प्रारूप प्रस्तुत किया था ना भीमराव अंबेडकर ने, जिस पर बाद में डिबेट हुई थी, खूब चर्चाएं हुई थी संविधान सभा में, उसमें ये जो उम्र है वो कितनी रखी गई थी, 35 रखी गई थी। किसके लिए, विधान परिषद के लिए। काम का नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो यहां से कोई न कोई सवाल बनाएगा ही। तो 30 वर्ष है किसके लिए, विधान परिषद के लिए। अन्य योग्यताएं ये वही लागू होगा, सेम टू सेम राज्यसभा के लिए भी। राज्यसभा के लिए भी उम्र कितनी है, 30, जबकि प्रारूप जो पेश किया था उसमें उम्र राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी बताई थी उन्होंने, 35 बताई थी। अभी 35 केवल कितनों के लिए, 3 के लिए। कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अन्य योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा क्या करे, बनाए, ये सेम है लाइन, ठीक है। अन्य योग्यताएं जो संसद बनाए, योग्यताएं ज्यादा कुछ नहीं है, केवल भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष उसने तीसरी अनुसूची के तहत क्या लियो, शपथ लियो। और न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 साल। क्या हो गया है, कितने बजे आए तुम्हें, 1 घंटा हो गयो ना रे। हाँ 1900 अरे सॉरी 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, यानी अयोग्य कब ठहराया जा सकता है, अयोग्य कब ठहराया जा सकता है। योग्य तो होगा कब, जब वो भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक। और तीसरी अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष वो क्या लेता है, शपथ। और उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, 25 विधानसभा के लिए। तो अब अयोग्य कब होगा, अयोग्य कब होगा, यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई कौन सा पद धारण कर ले, लाभ का पद धारण कर लेता है, तो फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती। यदि वह पागल या दिवालिया हो। और दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। किस संदर्भ में, देखो हमेशा 2 चीजें याद रखना। ये है जैसे मान लो एक कोई आदमी नहीं है, ये क्या है, एमएलए। अगर ये क्या हो जाता है, दल बदल के कारण, कौन से, दल बदल के कारण अयोग्य, तो फिर डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा, अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। यदि वो दल बदल के कारण क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ऐसी कि यदि ये जो है भारत का नागरिक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इन मामलों में यदि वो क्या हो जाता है, अयोग्य,
तो ऐसे में जैसे मान लो नागरिकता है, नागरिकता है, चुनावी मामला है या उम्र है, इन मामलों से यदि वो क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, तो ऐसे में निर्णय कौन लेगा, बताया हुआ है। ऐसे में निर्णय कौन लेता है? अब आपकी दिक्कत समझ में आई? चतुर्थ श्रेणी, इससे नीचे का कोई ग्रेड ही नहीं है, बाकी उसके लायक भी नहीं हो, भले खरी खोटी लगे, सीधी सी बात है। काम की चीजें, बड़े काम की चीजें आज तक किसी के समझ में आई नहीं, और कल पूछ लूंगा तो पच थे कह जो मारो प्राण पंखेरु उड़ गया, मन ठाई को पड़े नहीं आ चीज। दल बदल के कारण है तो निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष से। और यदि उसके उम्र के संबंध में या चुनावी मामले या फिर नागरिकता से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे में यदि वो अयोग्य हो जाता है तो फिर फैसला कौन लेता है? ले लो, निर्वाचन आयोग। कौन लेता है? कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। बैग पैक कर रहे हो, जैसे 10वीं के या 8वीं के बच्चे पैक करते हैं ना छुट्टी से पहले, जैसे पैक कर रहे हो, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, वहां से धक्के मार के आपको कोचिंग थोड़ी भेज रहा है। कोई भेज रहा है? भेज रहा है कोई धक्के मार के? नहीं भेज रहा है ना, खुद की मर्जी से आ रहे हो। और दिन अभी देख लो पीछे कितना पड़ा है। पढ़ने की जब पढ़ने की नियत है नहीं तो दूसरों को डिस्टर्ब करो मत। और कल भी बोला था, जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब या आपका 1 मिनट भी खराब कर रहा है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, और उसके पास बैठना छोड़ दो, उससे बातें करनी छोड़ दो, नहीं तो 4 महीने तो आपके निकल जाएंगे और फिर रोते रहना कि मैंने ऐसा दोस्त बनाया क्यों। हो सकता है भगवान करे उसका क्या पता सिलेक्शन हो जाए और आप पीछे ही रह जाओ, कहो तो बेटा मर गई, सिलेक्शन हो गया और मारो हुई कौन। क्यों होगा आपका सिलेक्शन? क्यों? क्योंकि आपने उसका पीछा छोड़ा नहीं। 3 इडियट मूवी देखी हो तो वो जो एक कार्टून टाइप का कैरेक्टर है, उसको पता है कि मुझे क्या आना है, फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट आने का तरीके खूब होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव तरीका, ये होता है कि खुद इतना पढ़े कि सारे क्या रह जाए, पीछे रह जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरों को इतना डिस्टर्ब करूं कि आगे मैं ही रहूं। होते हैं, आपके आसपास ही मिलेंगे ऐसे किरदार, ज्यादा दूर ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। हमारे भी थे नवोदय में ऐसे। हमें क्या करते, 10-12 जनों को बातों में लगा के फिर चुपके से गली देख के निकल के और फिर जाके पढ़ लेते खुद। अब हम तो बातें करने वाले 2-3 घंटे उठे ही नहीं, और तब तक भाई राम ने पूरे 2-3 चैप्टर ही कर लिए। तो खूब सारे लोग हैं आपके आसपास ही मिलेंगे, वो आपके माता और पिता को छोड़कर सारे यदि आपसे 2 मिनट भी मांग रहे हैं तो वो व्यर्थ है, खराब है। वो आपका टाइम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। काम की चीज बताई पर ना, बैग पैक करेंगे, डालेंगे, घर जाएंगे, मौज करेंगे बस। फिर कहोगे सर समझ में नहीं आती, आए कहां से? इतना समझने के बाद, समझाने के बाद यदि समझ में नहीं आती है ना, तो माइकल लाल भी आपको समझा नहीं सकता। इतना तो तय है। ये चीजें जो बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, हो सकता है कोई और समझाने वाला समझा सकता है, लेकिन आपके समझ में जब ये नहीं आ रहा है ना, तो बालोतरा में तो मुश्किल है कि कोई आपको समझा दे। और बड़ी कोचिंगों में जाओगे तो फैक्ट आप कंफर्म करने मत लगना। अब जैसे आप खूब सवाल पूछो और मैं तुक्का मार के कोई भी उत्तर दे दूं, मान लो, तो थोड़ी देर के लिए तो आप क्या समझोगे कि सही दिया है, जबकि मुझे साफ साफ जब नहीं आता है ना, तो मैं तो या तो गूगल सर्च कर लेता हूं या फिर साफ साफ कह देता हूं भाई साहब मुझे ये पता नहीं है, कल पता कर लूंगा। बस इतना कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। भले मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड हूं, लेकिन भगवान नहीं हूं पॉलिटिकल साइंस का कि भाई सारे फैक्ट मेरे यहां पर पड़े हो। लेकिन तुक्का मारना मुझे सही नहीं लगता। कोई बड़ाई करने के लिए तुक्के मार देते हैं, साहब इतना होता होगा, हाँ साहब ये बस ये है। नहीं साहब, तुक्के क्यों मारने? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपने पैसे दिए हैं। अब वो कीमत मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं है। बैग पैक कर लिए छोटी क्लास के बच्चों की तरह, डाल डाल के बस थैले टोंग रवाना जाएंगे। और ये पूछ लेना, भली ये चीज़ है ना, 2 तरीके की जो अयोग्यता होती है, दोनों में निर्णय कौन कौन लेता है? भले भलों को पता नहीं होगा। इसमें निर्णय तो कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। लेकिन राज्यपाल सलाह लेता है किससे? 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 अब बताओ। उपराष्ट्रपति से।
राष्ट्रपति से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, उससे केवल सलाह लेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव किसने करवाए? उसी ने कराए। और चुनावी मामले हो, चाहे उम्र का मामला हो, चाहे नागरिकता के मामले हो, अयोग्यता होती है तो ऐसे में फैसला लेता है राज्यपाल। लेकिन अकेला केवल दल बदल का मामला है तो फिर उस सदन का अध्यक्ष लेता है। विधान परिषद में है तो फिर कौन लेगा? विधानसभा का सभापति। और विधानसभा में है तो ये निर्णय लेगा कौन? विधानसभा का अध्यक्ष। एज कम होगी तो ये वाले। अब मान लो कि एज उसकी 24 साल है और उसने जाली कागजात बना के कुछ भी करके उसने पेश कर दिए और बता दिया साहब मेरी 25 साल है और मैं नॉमिनेशन डाल रहा हूं। अब उस समय लोगों, मान लो किसी को पता नहीं लगा और देर सवेर फिर बाद में पता लग गया कि साहब इनकी उम्र तो कितनी है? कम है। जब कम है तो मामला किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल किससे सलाह लेगा? ACI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेगा। और ये जब सलाह दे दे भाई साहब ये बिल्कुल क्या है? अवैध है, ये आदमी पूर्ण रूप से अयोग्य है इस पद के लिए, तो फिर उसकी अयोग्यता क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी और वो सीट क्या हो जाएगी? रिक्त हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है नागरिकता उनके पास नहीं होती है भारत की, लेकिन बनवा लेते हैं, हाँ साहब भारत की नागरिकता है हमारे पास, लेकिन देखें तो साल दर पहले उसने किसी और विदेशी देश की क्या ली थी? नागरिकता ली थी। और भारत में सिस्टम है कि जैसे ही हम विदेशी देश किसी भी नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी यहाँ की नागरिकता क्या हो जाती है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत अनुमति नहीं देता दो राष्ट्रों की एक साथ नागरिकता की। एक समय में एक जगह की नागरिकता भारत को अनुमति देता है। और यदि भारत का है और बाहरी किसी देश की ले ली नागरिकता तो फिर भारत वाली क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यदि उसने नागरिकता वाले कागज दे दिए और कल को पता चला एक साल भर पहले ही उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली है और वहाँ के नागरिक भी वो बने हुए हैं, तो ऐसे में नागरिकता वाला मामला आएगा तो सीधा कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल सलाह लेगा ACI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और अयोग्य सिद्ध होने पर उसकी सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट यानी कि रिक्त हो जाएगी। दल बदल में जैसे मान लो पहले क्या हुआ करता था, जैसे आया राम गया राम, वो वाली कहावत सुनी होगी आपने। एक आध आदमी भी जाया करता था कि मन किया कि साहब वहाँ पर मंत्री पद दे रहे हैं तो मैं चला जाऊँ उस पार्टी में। अब आया राम गया राम जी जो है वो गया राम जी थे, हरियाणा के विधायक, ठीक है। उन्होंने दिन में कितनी पार्टियां बदल दी? एक ही दिन में 3 बार उन्होंने पार्टी बदल दी। पार्टी जैसे लालच दे उसमें, नहीं दे वापस उसमें, दे उसमें। जैसे मान लो मुझे बड़ी सी रकम दे दी, बड़ा सा एक मंत्री पद दे दिया तो मैं खिसक लिया उस पार्टी में। फिर वापस मेरी जो मूल पार्टी थी उसने कहा कि ये पद तो हम भी दे देंगे और इससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, आ जाओ इधर। आ गए इधर। थोड़े दिन बाद पता चला उसने और डिमांड बढ़ा दी, सरोज साहब आ जाओ, पैसे तो हमारे पास और भी ज़्यादा है और पद तो हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। वो तो चले गए। उनके क्या लगता है? लगा कुछ? नहीं लगा, वो चल दिए। तो ऐसे में ये क्या होता? ये खराब होता कि भाई कोई भी MLA, जैसे जनता के साथ ये क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। जनता ने मान लो उस पार्टी पर भरोसा करके उस कैंडिडेट को जितवाया है, अब वो आदमी उस पार्टी का तो रहा नहीं, उसने पार्टी क्या कर दी? बदल दी। तो फिर संविधान संशोधन लाए गए और तय किया गया कि ये जो संख्या है ऐसी रखो कि जैसे 2/3 संख्या है। यदि पूरे जितने भी कैंडिडेट है एक पार्टी के, उनमें से 2/3 यदि एक साथ शिफ्ट होते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो फिर वो दल बदल गिना नहीं जाएगा। अकेला आदमी, दुक्कुले आदमी, तिकले, ये ऐसे छुटपुट आदमी जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे? दल बदल हो जाएंगे। ये बाद की है, जब आप जीत गए उसके बाद। पहले तो कुछ भी करो ना, पहले तो कुछ भी करो, जीतने के बाद आपका दल बदलना नहीं चाहिए। भाई जीतने के बाद आप बदलते हो तभी तो धोखा होगा। जीतने से पहले बदलो तो जनता को पता है, जनता के फुटुड़ियों को पता ही है उसको कि भाई कौन सी पार्टी का ये कैंडिडेट और मुझे कौन सी पार्टी को वोट देना है। लेकिन पार्टी पर विश्वास किया जनता ने और उसी पार्टी को उसने छोड़ दिया, तो धोखा किसके साथ हुआ? जनता के साथ हुआ। ये नहीं हो, इसलिए संविधान संशोधन करके ये दल बदल विरोधी कानून लाए गए और उसमें कहा गया कि यदि 2/3 सदस्य एक साथ किसी और पार्टी में या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो अयोग्य नहीं गिने जाएंगे। इससे कम यदि संख्या होती है तो फिर वो क्या गिने जाएंगे? अयोग्य गिने जाएंगे। और अयोग्य होते ही उनकी सीट क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है। ठीक है। दल बदल तो कितनी बार ही करो ना, संख्या फिक्स होनी चाहिए आपके पास वो कोटा पूरा होना चाहिए 2/3 का। अकेला आदमी अब नहीं कर सकता।
पहले हो सकता था अकेला आदमी, अब जैसे अब मैं चाहूँ कल को जीत जाऊँ और कल मेरी पार्टी चेंज करना चाहूँ कि साहब जीतने के बाद मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा, जाते ही मेरी वो सीट थी, यानी मैं विधायक अब नहीं रहूँगा, वापस से उस सीट पर क्या होंगे, चुनाव होंगे, और वापस से जब सीट पर चुनाव होंगे तो मैं नई पार्टी से भले वापस चुनाव लड़ सकता हूँ, बाकी अब मैं एमएलए नहीं रहूँगा। निर्दलीय भले कुछ ही करो ना, मतलब औपचारिक रूप से वो भी नहीं कर सकते, लेकिन यूं कहने में वो एक समर्थन दे सकते हैं उनको, साहब हमारा समर्थन है, बाकी औपचारिक तो उनमें भी ऐसा नहीं है। जिनके दल है उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू होते हैं, जिनकी पार्टियां हैं उन पर ये नियम लागू होते हैं। तो दल बदल आएगा तो विधानसभा का अध्यक्ष है, और ये संबंध आए तो राज्यपाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह। अध्यक्ष किसी की सहायता नहीं लेता, अध्यक्ष को किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष को पता है कि अकेला आदमी गया है कि 2 गए कि 3 गए कि 2/3 गए, उनको तो पता है कितने गए। जब वो डाटा पूरा नहीं होता है तब वो क्या कर देगा, उसको अयोग्य, और अयोग्य होते ही वो सीट खाली, वापस से उस जगह क्या होंगे, चुनाव होंगे। अब जाना है, जाओ। लखन तो को नहीं है, थोड़ा पीडीएफ भेजे बेटा।